ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय आज एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ और आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है ग्लेशियर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय लैंडफॉर्म के बारे में बातें कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं कि कैसे बनते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो ग्लेशियर है, इसके बाद अभी इसके पहले हम लोग रिवर का जाने, विंड का जाने। अब जो है ग्लेशियर का जो लैंड फॉर्म बनता है उसके द्वारा कौन कौन से बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं कि हिमनद, हिम यानी हिमनद यानी अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो हिम की नदी। सामान्यतः जो बर्फ के पर्वत होते हैं या जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हें जो है लोगों द्वारा ये सामान्यतः समझा जाता है कि ये गतिशील नहीं होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनमें गति होती है और ये एक जैसे घाटी में ये प्रवाहित हो रही हैं तो एक यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हिमनद है, जो हिम की नदियां होती हैं वो प्रवाहित होती हैं, यानी उनमें गति बहुत होती है लेकिन बहुत ही धीमी होती है, जिससे कि हमें पता नहीं चलता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि जो हिम नदियां होती हैं वो किस तरह से इरोजन करती हैं, यानी किस तरह से अपरदन करती हैं और निक्षेपण करती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो इरोजनल लैंड फॉर्म है उसके बारे में जानेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ग्लेशियर। जैसा कि मैंने पहले बताया, हिमनद यानी हिम की नदी। जिस तरह आपका नदी होता है, रिवर होता है, सेम उसी तरह, बस इसमें जो है क्या है कि बर्फ जो होती है, बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, वो घाटी में जब प्रवाहित होने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हिम नद यानी हिम की नदी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। हिमनद भी अन्य कारकों के समान चट्टानों का अपरदन करता है, अपरदित पदार्थों का परिवहन करता है तथा उनका निक्षेपण करता है। भारत के प्रमुख ग्लेशियर, ठीक है। इतनी चीजें पहले आप लोग देख लीजिए कि इसमें बताया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो जो है चट्टानों का या फिर अपनी तली का, अपने आसपास के क्षेत्रों का जहाँ से वो प्रवाहित होते हैं, चलते हैं, उसका अपरदन करते हैं, फिर परिवहन करते हैं और निक्षेपण भी करते हैं। तो ये प्रूफ कैसे होता है कि जैसे देखने पे तो ऐसा मन में आ सकता है कि इसमें गति कैसे होती होगी, ऐसा तो देखने से लगता नहीं है, लेकिन होता है। बहुत ही धीमी गति से होता है। 2.5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की गति इसमें प्रतिदिन होती है और ये बहुत ही धीमी गति है जो कि स्पष्ट नहीं होती। कोई चीज अगर इतनी गति से अगर चल रही है तो वो स्पष्ट नहीं होती है। तो इसको जानने के लिए कि जो हिम नदियां हैं, जो हिम है वो गतिशील होता है कि नहीं, अपनी जगह पे स्थिर रहता है, तो सबसे पहले ह्यूजी, एक प्रोफेसर थे स्विट्जरलैंड के, ह्यूजी जो है, उन्होंने सबसे पहले एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक ग्लेशियर, जैसे हिम की नदी आप मान लीजिए, वहां पे एक जगह पे उन्होंने एक खूंटी जो है गाड़ दिया। उसके बाद 14 साल बाद जब उन्होंने देखा तो वो जो खूंटी थी वो आपका जो है 4200 फीट दूर, यानी अपने मूल स्थान से 4200 फीट दूर जाके दूसरे स्थान पे पाई गई। यानी कि इससे ये स्पष्ट उन्होंने किया कि जो हिम होते हैं, जो हिम नदियां होती हैं, वो गतिशील होती हैं, उनमें गति होती है। इसी तरह लुई अगासिस ने, एक विद्वान हुए, उन्होंने भी एक प्रयोग किया था। मतलब जो हिम की घाटियां थी उसमें किनारे पर बीच में कई खूंटियां उन्होंने गाड़ दी और फिर जब कई सालों बाद उसको उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि सभी जो
खूंटियां थी वो अपने मूल स्थान से दूर थी, अन्य स्थान पे पाई गई। सॉरी, अपने मूल स्थान से दूर पाई गई। तो उन्होंने इससे यह स्पष्ट किया कि जो हिम होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वो गतिशील होते हैं। हाँ, इनमें जो गति होती है इनकी बहुत ही मंद होती है, जिन्हें कि देख पाना या समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इनमें गति होती है। तो और उन्होंने एक चीज और बताया कि जो खूंटियां थी, उन्होंने ये पाया कि जो बीच वाली थी, जो मध्य में थी ग्लेशियर के, वो ज्यादा आगे की तरफ बढ़ गई, यानी कि बीच वाले भाग में ज्यादा गति होती थी और जो किनारे के भाग थे वो उनमें ज्यादा दूरी नहीं पाई गई, वो अपने मूल स्थान से ज्यादा दूर नहीं थी। यानी कि इस शेप में आप कह सकते हैं कि ये अगर यहाँ पे कोई था, यहाँ पे था, यहाँ पे, तो यहाँ की जो खूंटियां थी, जो गड़ी हुई थी, वो इस तरह से फिर वो आगे बढ़ी, यानी बीच का जो आपके लकड़ी के डंडे या फिर जो भी आप कह लीजिए, वो बीच वाले भाग में ज्यादा तेजी से गति करते थे और किनारे वाले भाग पे के कम करते थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य वाले भाग में गति अत्यधिक होती है, ज्यादा तेज होती किनारे वाले भागों की अपेक्षा। तो इस तरह से जो ह्यूजी थे और लुई अगासिज थे, उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा ये स्पष्ट करके बताया कि जो हिम होते हैं या जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो हिमनद होती हैं, उनमें जो है गति होती है। इसी क्रम में आप लोग ये जान लीजिए, जो इंडिया में दो प्रमुख ग्लेशियर हैं, एक है सियाचिन ग्लेशियर जो 72 किलोमीटर है, इसकी लंबाई। सियाचिन ग्लेशियर जो प्रमुख है, मैंने उसको इसमें रखा है। बाकी इसके बारे में डिटेल में जब हम लोग इंडिया ज्योग्राफी पे चर्चा करने लगेंगे, उसके बारे में जब जानने लगेंगे, तो फिर इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बस ये जान लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है और कौन सा प्रमुख है। तो पहला है सियाचिन ग्लेशियर, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके बाद है सासाइनी ग्लेशियर, इसकी लंबाई जो है 158.4 किलोमीटर है। कुछ कहीं कहीं पे आपको सियाचिन ग्लेशियर को भारत का सबसे लंबा लंबाई के रेफरेंस में सबसे लंबा माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को, लेकिन ये सही नहीं है। आपका यहाँ पे आप लंबाई खुद ही देख सकते हैं कि 158.4 किलोमीटर जो सासाइनी ग्लेशियर है वो खुद इतना लंबा है। तो कंपेरिजन आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लंबा सबसे ज्यादा लंबाई कौन से ग्लेशियर की है। इसके बारे में हम लोग इंडिया ज्योग्राफी पे जब चलेंगे तो वहां पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना जानिए आप लोग। सॉरी, आगे है हिमनद में गति होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये गति जो है 2.5 से 30 सेंटीमीटर प्रतिदिन होती है। कितनी होती है गति प्रतिदिन? कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। किनारे की अपेक्षा मध्य भागों में अधिक गति होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हिमनद की गति तली की अपेक्षा सतह पर अधिक होती है, यानी जो उसका तल होता है वहां पे गति नहीं होती है, यानी वहां पे इरोजन भी तब कम होगा, और जो सतह होती है वहां पे गति उसकी ज्यादा होती है। तो ये तो हो गए कुछ प्रमुख तथ्य हिमनद के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, जिसके जाने बगैर आप इसके जो लैंड फॉर्म है उसके बारे में समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा आपको बता दिया। अब चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी। अब हम लोग देखेंगे इसके द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, जैसे कि जो इस जियोग्राफी के स्टूडेंट नहीं है या फिर जो पहली बार जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैंने जैसा कि बताया हिम की नदियां, तो आप इसमें देख सकते हैं घाटी है,
घाटी में बस नदी जैसा है, इधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, इधर से आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि नदी जैसा ही ये दिख रहा है। घाटी में ऐसा लग रहा है कोई नदी कोई सफेद जैसे पानी आप कह सकते हो, उस तरह का कुछ बह रहा है। लेकिन बस अंतर यही है कि ये जो जल है वो जमा हुआ है और ठोस रूप में है और इस तरह से ये बहता है। बाकी चीजें इसमें सेम है। हाँ, गति जो है, गति बहुत धीमी होती है जल की अपेक्षा। तो इस तरह से ये आपको दिखेंगे जहाँ पे हिम जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस तरह से आपके हिम नदियां इस तरह से आपको दिखेंगी। इसी क्रम में जब वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, इसी क्रम में वो इरोजनल लैंडफॉर्म बनाती हैं और इसी क्रम में वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती हैं। चलिए उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सॉरी। हिमनद के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां। तो ग्लेशियर के द्वारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमारा यू आकार घाटी बनता है। यू आकार घाटी, जैसा कि हमने रिवर का जब हम लोग अपरदन का जो स्थल रूप पढ़ रहे थे उसके द्वारा जो बनता था, उसमें मैंने आपको वी आकार की घाटी बताया था। नदियां जब अपने युवावस्था में होती हैं तब ये वी आकार की घाटी बनाती हैं। तो होता क्या है, जब उस वी आकार की घाटी में हिम नदी मतलब कि ग्लेशियर प्रवाहित होने लगे, बर्फ जो है प्रवाहित होने लगे और वहां पे जल न होके हिम नदियां प्रवाहित होने लगे, तो वहां पे वो कटाव करके, और वो तली में कटाव नहीं करती, किनारे के भागों में ज्यादा कटाव करती हैं, तो वो वी आकार की घाटी को यू आकार में बदल देती है। तो वो जो घाटी होती है उसका आकार कौन सा हो जाता है? यू शेप्ड वैली का आकार हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। हिमानी द्वारा घाटियों की रचना नहीं होती है क्योंकि इनकी गति इतनी धीमी होती है कि एक घाटी का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो हिम नदी तो है लेकिन वो घाटी का निर्माण नहीं कर पाती क्योंकि उसकी गति उतनी नहीं होती है, काफी धीमी गति होती है। तो वो करती क्या है, अगर उन्हें रास्ते में कोई घाटी मिल गई, तो नदी द्वारा बनाई गई कोई घाटियां मिल गई, तो वो उस पे जो अपरदन करके जो है उसको यू शेप्ड में बना देती हैं। चलिए देखते हैं। बल्कि पुरानी घाटियों का रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वी शेप्ड वैली यू शेप्ड वैली में बदल जाती है। हिमानी के आगे बढ़ने पर शैलें घिसती हैं। ठीक है, जैसे कोई ठोस चीज है, जल का ठोस रूप है बर्फ, जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसकी तली में उसके आसपास के जो भी पत्थर हैं, जो भी चट्टाने हैं, जो भी शैलें हैं, वो घिसेंगी। अब घिसेंगी तो कुछ उसके टुकड़े बाहर निकलेंगे, कुछ जो है वो हिमनद के साथ प्रवाहित होने लगेंगे। तो वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ने पर ये शैलें घिसती हैं, अतः वी आकार की घाटी यू आकार में बदल जाती है। तो वी शेप्ड वैली जो है वो यू शेप्ड वैली में बदल जाती है। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से ये होती हैं। देखिए इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि इसका शेप जो है यू आकार में है और जो इसके मतलब इसके पहले जब नदी द्वारा एक घाटी बनाई गई होगी तो कैसी रही होगी? इस तरह से रही होगी, वी वी शेप्ड वैली रही होगी। लेकिन चूंकि ये किनारे पर इसकी तली में किनारे पर अपरदन करते हुए, अब चूंकि बर्फ है ठोस है तो वो ज्यादा उस किनारे के भागों को में कटाव करेगा, तो उसकी वजह से इसका आकार यू आकार में बदल जाता है। तो वी शेप्ड वैली
चेंज हो जाती है यू शेप्ड वैली में। तो ये हो गया आपका यू आकार घाटी। अब इसको देख लेते हैं। इस तरह से जो यू आकार घाटी है, इस तरह से कोई भी वैली है, इसमें ये प्रवाहित होती है। आप देख सकते हैं इसमें नदी जैसा आपको दिखेगा, ये इस तरह ये प्रवाहित होती है और इसका जो आकार है वो यू की तरह आपको दिखेगा। तो ये तो हो गया आपका यू शेप्ड वैली। आगे देखते हैं, ये है इसमें कि जब हिम नदियां समाप्त हो जाती हैं, जब प्रवाहित नहीं होती या फिर जल के रूप में वो आगे की तरफ जब तापमान बढ़ने पे पिघल जाती हैं, तो जो घाटी उसके बाद जो दिखती है वो भी यू शेप्ड में ही दिखती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बना के छोड़ दिया गया है, यानी कि इसके पहले जो है इसमें ग्लेशियर्स की जो ग्लेशियर्स रिवर होते थे वो प्रवाहित होते थे, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। इसका शेप क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इसका शेप आप लोग देखिए यू शेप्ड की तरह ये लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटी। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मेन घाटी है, कोई मुख्य वैली है, तो उसके किनारे जैसे घाटी है तो बीच के जो किनारे के भाग हैं वो ऊपर ज्यादा ऊंचाई पे होंगे, तो उस ऊंचाई से अगर कोई छोटी घाटी आके इसमें मुख्य घाटी में मिलती है तो वो दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि लटकती हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग वैली उसको बोलते हैं, यानी कि लटकती हुई घाटी बोलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। लटकती घाटी, हैंगिंग वैली, इसमें क्या होता है? हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मुख्य घाटी में उसका जो जल है या फिर जो हिम है या जो ग्लेशियर्स है वो इसमें आके मिलते हैं, या फिर उससे जो है जैसे ग्लेशियर्स पिघल के नीचे की तरफ उसमें से जो जब वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो मुख्य घाटी में मिल जाते हैं, तो वो उनका तल जो है मुख्य घाटी से ऊपर होता है, इसलिए वो लटकते हुए दिखते हैं। सहायक घाटी मुख्य घाटी पर लटकती हुई दिखेगी तो उसको बोलते हैं हैंगिंग वैली। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस तरह से ये दिखता है। ये देखिए आप, इसमें आपको स्पष्ट होगा, ये आपकी मुख्य घाटी हो गई। यहाँ पे जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं, ये मुख्य घाटी हो गई और ये है लटकती हुई घाटी। ये देखिए छोटी घाटी है और यहाँ से ये जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर, क्योंकि इसका तल इससे जो है, इसका जो तल है इससे ऊंचा है, और अगर तापमान बढ़ने से ये जो बर्फ है ये अगर पिघल जाए तो इससे जो जल नीचे की तरफ गिरता है वो प्रपात यानी जल प्रपात यानी वाटरफॉल का निर्माण करता है। तो इससे वाटरफॉल भी बन सकते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा होगा कि इतना हो कि बर्फ पिघल सके, पिघल के वो पानी के रूप में परिवर्तित हो सके, तब यहाँ पे वाटरफॉल बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो हैंगिंग वैली है वो इस तरह से दिखती है। चलिए आगे देखते हैं कि वर्ल्ड में कुछ जो हैंगिंग वैली है जो बनी हुई है वो कैसी दिखती है। इसमें आप देख सकते हैं ये मुख्यतः जो ग्लेशियर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये बनाई गई है, लेकिन इसमें जो है यहाँ आते आते जो हिम है, जो ग्लेशियर से वो पिघल जाते हैं, वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पे जल प्रवाहित हो रहा है, ये इसका मुख्य मुख्य घाटी है ये, और ये हैंगिंग वैली है, लटकती हुई घाटी है। इसका आकार भी आप यू शेप्ड में देख सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये ग्लेशियर द्वारा ही बनाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जल इसमें आके मिल रहा है, यानी वाटरफॉल का निर्माण
कर रहा है और दिखने में लटकती हुई घाटी जैसा दिख रहा है। तो ये हो गया आपका हैंगिंग वैली। सॉरी, इसके बाद है सर्क। जो ग्लेशियर्स होते हैं उसमें सबसे प्रमुख जो लैंड फॉर्म है, इरोजनल लैंड फॉर्म है, वो है आपका ग्लेशियर। और सॉरी, ग्लेशियर नहीं, सर्क, जो अभी हम लोग जिसके बारे में जानेंगे। सॉरी, इसमें होता क्या है कि जैसे कोई चारों तरफ कुर्सी का आकार आप लोग देखते हैं, जैसे आर्म जो चेयर होता है, आराम कुर्सी वाला जो शेप होता है, इसका शेप वैसे ही होता है। बीच में जो काफी गहराई होती है वहां पे बर्फ पड़ी हुई होती है, काफी गहराई में बेसिन जैसी उसकी आकृति होती है। किनारे पे जो ढाल होते हैं वो 2000 से 3000 फीट होते हैं, उनकी लंबाई होती है। तो उनके जो किनारे के ढाल है वो काफी ऊंचे होते हैं। तो दूर से देखने पे एक जैसे आराम कुर्सी वाला जो आकार होता है वैसा वो होता है। तो वो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से ये बनता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म है ग्लेशियर्स में। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या आराम कुर्सी की तरह आकृति वाला विशाल गर्त होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो बेसिन है उसको आप गर्त कह लीजिए या बेसिन कह लीजिए, उसमें जो हिम होती है, जो बर्फ होती है, वो पड़ी हुई होती है काफी गहराई तक। किनारा खड़े ढाल वाला होता है और इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी जो किनारे की जो लंबाई होती है 2000 से 3000 फीट होती है। कितनी होती है? 2000 से 3000 फीट होती है। ठीक है, 2000 से 3000 फीट होती है। चलिए इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिमगर्त भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है हिम जो बेसिन होती है, जो गहराई होती है, उसका जो मध्य भाग होता है सर्क का, उसमें हिम हमेशा रहती है। अगर वो पिघल जाती है तापमान बढ़ने पे तो वो झील का निर्माण करती है। चलिए देख लेते हैं। सर्क बेसिन में यदि किसी गड्ढे में हिम पिघल जाए तो वो झील का रूप धारण कर लेता है। इसे सर्क झील या टार्न बोलते हैं। ठीक है, सर्क झील बोले या टार्न बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया सर्क। अब आगे के जो लैंड फॉर्म है इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। इस तरह से इसका शेप होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपकी गहराई हो गई, बेसिन हो गई। इसमें आपका जो बर्फ होता है वो काफी नीचे तक होता है, ये वाला। और आप देख सकते हैं ये जो आपके ग्लेशियर्स है, इस तरह से ये पड़ी हुई होती है। और एक जो आर्म चेयर होती है, जैसा कि अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी तरह इसका शेप आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से वो होता है। तो ये हो गया सर्क। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड में जो कुछ शेप बनते हैं इस तरह के, वो किस तरह के होते हैं। सर्क ये है, आप देख सकते हैं इसमें ये किनारे ये ऐसे है और चेयर की तरह आपको ये दिखेगा। और बीच में आपके ग्लेशियर्स है, बेसिन कह सकते हैं या गर्त कह सकते हैं। इसमें आपके ग्लेशियर यानी कि आपके हिम जो है, बर्फ जो है, भरे हुए हैं। अगर यही पिघल जाए तो यहाँ पे ये जल का रूप धारण कर लेंगे, तो वो फिर झील बन जाएगा। उसे टार्न भी बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको आगे बताया था इसके पहले। तो ये हो गया सर्क। इसका जो शेप होता है इसी तरह से होता है, इस तरह से ये बनता है।
ये देखिए जो झील मैं बता रही थी, जो टार्न होता है, जब वो हिम पिघल जाते हैं मध्य भाग में, बेसिन में, तो इस तरह से ये दिखते हैं। ये पिघला हुआ है। जो सड़क के बीच के भाग में जो बर्फ होती है, जब वो पिघल जाए तो वो झील का निर्माण करती है। ये आप इसमें देख सकते हैं। आगे देखते हैं। एरिड, ये क्या होता है? किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एरिड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे दो पहाड़ हैं या फिर एक पहाड़ ले लीजिए, एक पर्वत है, इधर से भी सर्क बन रहे हैं और इधर से भी बन रहे हैं, तो इसका कटाव करते करते ये दोनों जो है, यहाँ पे ये नुकीला भाग की तरह ये दिखने लगेगा, तो इसको बोलते हैं एरिड। सॉरी। आगे देखते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इधर से भी सर्क जो है उसका जो लैंडफॉर्म बना था, वो काफी कटाव करते करते इसके नजदीक आया, और इधर से भी हुआ, और बीच में जो ये कठोर जो चट्टाने हैं, वो इस तरह से जब ये पड़ी हुई रहती हैं तो इनको बोलते हैं एरिड। चलिए अब देखते हैं हार्न। जब चारों तरफ से कोई भी माउंटेन है, चारों तरफ से उसके जब सर्क की आकृति बने और वो पीछे की तरफ बढ़ती जाए, पीछे की तरफ आती जाए, और जब वो आती हैं तो वो काफी कटाव करती हैं। कटाव के बाद जो आकृति बनती है, चोटी नुमा आकृति बनती है, उसको हार्न बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। जब किसी पहाड़ी के किनारों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा निरंतर अपघर्षण से ये पीछे हटते जाते हैं, तो उनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। नुकीली चोटी को हार्न बोलते हैं। ठीक है, वही चीजें मैंने बताई कि जब सर्क जो है काफी उसका कटाव करते करते पीछे की तरफ आ जाए, तो जो आसपास के एरिया का जब क्षेत्र का वो कटाव करते हैं, तो मध्य में जो भाग होता है या फिर जो माउंटेन होता है, वो पिरामिड जैसा दिखता है, और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसकी जो चोटी होती है, वो जिस तरह से वो दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? हार्न बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। ये आप इसमें देख सकते हैं, पिरामिड जैसा आपको ये दिखेगा। ये है, ये जो इसका ऊपरी हिस्सा है, इसको हॉर्न बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए, इस तरफ सर्क की आकृति है और इस तरफ भी है, तो ये कटाव करते करते पीछे की तरफ आते हैं, और जब ये बनता है तो इसको हॉर्न बोलते हैं। आगे चलते हैं। इस तरह से ये होता है, इस तरह से ये बनता है। तो हॉर्न माउंटेन, ये आल्प्स जो आपके पर्वत हैं स्विट्जरलैंड में, उन्हीं के नाम पे इसका हॉर्न पड़ा है, क्योंकि ये इस तरह के जो लैंड फॉर्म है वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसकी आकृति पिरामिड जैसी इस तरह से होती है। सॉरी। और जब यही अगल बगल के क्षेत्रों का कटाव करते हैं या फिर बर्फ का कटाव कर देते हैं, वो हट जाती हैं, तो जो दर्रे बनते हैं वो उनसे निकलने का रास्ता बन जाता है। तो उसकी वजह से लोग जो है एक मार्ग तैयार होता है, तो वहां पे आने वाले समय में मानव द्वारा सड़कें भी बनाई जाती हैं। तो जो दर्रे होते हैं इसी के आसपास
पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नूनाटक, इसमें क्या होता है कि जैसे किसी बड़े क्षेत्रफल जब हिम का विस्तार होता है तो बीच बीच में जो आप टापू कह लीजिए या माउंटेन कह लीजिए, जगह जगह चोटियां दिखती हैं, तो उसको बोलते हैं नूनाटक। अभी हम आपको इमेज में दिखाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। नूनाटक, हिमाच्छादन के बीच ऊंचे ऊंचे उठे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं। हिम राशि के बीच बिखरे द्वीप की तरह ये लगते हैं। तो चारों तरफ अगर हिम बिखरी हुई है, हिम क्षेत्र है काफी बड़े क्षेत्रफल में, और वहां पे कठोर शैलों के पत्थर काफी ऊंचाई तक दिखे जो है, तो दूर से देखने पे वो लगता है कि जैसे कोई द्वीप या कोई टापू सागर में, सफेद सागर में, आप कह सकते हैं व्हाइट सी में बिखरा हुआ लगता है। चलिए इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। ये देखिए जगह जगह पे आपको टापू जैसा ये दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नूनाटक। नूनाटक, ये लैंडफॉर्म जो है इसको बोलेंगे नूनाटक। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है राष्ट्रकूटों। हिमानीकृत क्षेत्रों में हिम अपरदित शिलाएं दूर से देखने पर ऐसी दिखती हैं मानो मुलायम ऊन वाली भेड़ें बैठी हो। इन्हें राष्ट्रकूटों या भेड़ पीठ शैल बोलते हैं। सॉरी, जैसे कि कोई ग्लेशियर का क्षेत्र है जहाँ पे काफी मात्रा में बर्फ बिखरे हुए हैं, तो वहां पे जब प्रवाहित होते हैं ऊपर से, चट्टानों के ऊपर से, तो वो इस तरह से इरोजन करते हैं, अपरदन करते हैं, तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जो ऊन वाली जो भेड़ें होती हैं, मतलब आपके जो ऊन होते हैं कई तरह के होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें जो है जो सॉफ्ट ऊन की भेड़ें होती हैं, जिनके बाल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट, उस तरह से ये दूर से देखने में लगता है, इसलिए इसको राष्ट्रकूटाने या भेड़ पीठ शैल बोलते हैं। ये दिखता कैसा आप देख लेते हैं। इस तरह से ये दिखता है, आप देख सकते हैं। इसमें ये प्रवाह की दिशा इस तरफ से प्रवाहित होता है। इधर, और जब ये इस तरह से ये जब कटाव करता है, तो दूर से देखने पे जब उसके बाद जब हिम समाप्त हो जाती है, ग्लेशियर समाप्त हो जाते हैं, तो जब देखने पे कैसे लगते हैं कि दूर से सॉफ्ट ऊन वाली जो भेड़ें होती हैं बैठी हुई, उस तरह से ये दिखते हैं, और कुछ तो एकदम समाप्त हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। तो ये तो आपने फिगर के में देखा, और जो रियल में जो बनते हैं वो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ एकदम समाप्त हो चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं। ये स्पष्ट रूप से इसमें आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ से ये लिया गया है, लेकिन जब दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई जानवर या कुछ बैठा हुआ है। तो इस तरह से ये नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जो लैंड फॉर्म है वो समझ में आए होंगे, लेकिन अभी आगे और भी इरोजनल लैंड फॉर्म है, उसके बाद डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।